स्वागत है आप सबका फिर से। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग से संबंधित हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। एमसीक्यू सीरीज 1 है, इसी तरह से हम लगभग 15 एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे जो केवल सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित रहेंगे। और यकीन मानिए इतने क्वेश्चंस को अगर आपने कवर कर लिया तो इंटायर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंकिंग से संबंधित जो सिलेबस है वो अबाउट टू कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, है ना। तो इस पूरे सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रखें। प्रत्येक दिवस आपको शाम को या इवनिंग टाइम किसी भी टाइम आपको प्रीमियर के रूप में ये क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहे क्लास। इसलिए चैनल को सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करना जरूरी है ना, क्योंकि ये क्लासेस हम आपके लिए निःशुल्क लेकर के आ रहे हैं। शेयर करना जरूरी है आपको और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको कर देना है। ठीक, चलिए हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं और एप्लीकेशन में आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आईएएस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सहकारिता कोऑपरेटिव से संबंधित ये कोऑपरेटिव क्या है, इसकी अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इसका महत्व, लाभ और इसके प्रकार क्या हैं, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में सहकारी प्रयासों की औपचारिक शुरुआत कब से हुई। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है कि भारत में सहकारी प्रयासों की औपचारिक शुरुआत कब से हुई थी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 1884, 1904, 1919 और 1929। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1904। 1904 से भारत में सहकारी प्रयासों का औपचारिक शुरुआत जो है प्रारंभ हो जाती है। जनरली 1904 और 1905 को मूल रूप से माना जाता है औपचारिक शुरुआत की। यहाँ पर कुछ इसके की पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे भारत में सहकारी प्रयासों की औपचारिक शुरुआत सन 1904-05 में प्रारंभ हो गई थी। राष्ट्रीय सहकारिता संघ NCUI, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना 1929 में सहकारी आंदोलन के शीर्ष इस संस्थान के रूप में की गई है। क्या वर्तमान में ये संस्था कार्यरत है? निश्चित रूप से है। इसका हेडक्वार्टर, इसका HQ हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना 1929 में सहकारी आंदोलन के शीर्ष संस्थान मतलब सबसे हायर जो इंस्टीट्यूशन है इसके रूप में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में की गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न आर्थिक व सामाजिक तंगी के परिणाम स्वरूप भारत में वर्ष 1960 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समिति के संगठनों की व्यवस्था एक प्रस्ताव के आधार पर की गई थी और प्रस्ताव के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कई पूंजीवादी देशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान आदि देशों में भी सहकारी समितियों ने अपना कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया और इस प्रकार से सहकारी समिति एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति या फिर औद्योगिक विचारधारा या फिर यूं कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे विचारधारा को पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए इसको व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि सहकारिता का उद्देश्य है ना, सहकारिता का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द एम या व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव? निजी आर्थिक विकास में सहायक, मुनाफा कमाना, आपसी मदद के बजाय निजी क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिस्पर्धा और निर्भरता के स्थान पर स्वयं सहायता। देखिए, जब भी हम सहकारिता की बात करते हैं, सहकारिता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, प्रत्येक सब के लिए सब प्रत्येक के लिए। इसी भावना पर, इसी विचारधारा पर यह काम करता है, यानी मिलजुल करके काम करने पर विचारधारा पर काम करता है। निजी आर्थिक विकास इसका कतई उद्देश्य नहीं है। मुनाफा कमाना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। आपसी मदद के बजाय निजी क्षेत्रों के उद्यमों में प्रतिस्पर्धा करना ये तो बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है। निर्भरता, किसी पर निर्भर हुए बगैर स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या फिर स्वयं सहायता के माध्यम से खुद को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अपने लिए जो है सहकारिता मिलजुल करके कार्य करना, आर्थिक और सामाजिक
रूप से सर्वांगीण विकास की ओर कदम रखना ही इसका मूल उद्देश्य है। इस नाम से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इस सहकारिता के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। पहला सिद्धांत इसका है स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है। सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है जो भी सदस्य हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है किसी भी निर्णय में। तीसरा सिद्धांत है सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होती है। निश्चित रूप से सबको बंटवारा होता है, जो भी लाभ होता है उसका। स्वायत्तता तथा स्वाधीनता इसका एक चौथा स्तंभ है, आप कह सकते हो। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी, सहकारी सोसाइटियों में सहयोग, समुदाय के लिए सरोकार, ये मूल रूप से सहकारिता के सिद्धांत माने जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है वर्ष 2003 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर 2023, 15 अगस्त 2023, 1 जुलाई 2023 या 20 फरवरी 2023? इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 में मनाया गया था। इससे संबंधित और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि एक प्रश्न ये किया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 के लिए क्या थीम रखा गया था? तो थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास के लिए सहकारिता। क्या था थीम? सतत विकास के लिए सहकारिता। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है साथ ही साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को जानने से पहले कुछ और तथ्य पर हम लोग डिस्कस कर लें, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की अगर बात करें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहता है कि 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को, इसी नाम से इस बार 1 जुलाई को मनाया गया, हो सकता है शनिवार रहा होगा, तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जो उनके विस्तार और लाभप्रदता को बढ़ावा दे। यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी या सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिए सहकारी आंदोलन पर प्रकाश डालता है। महत्व की बात करें तो इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलन के मूल्यों को आगे बढ़ाना है, जैसे अंतरराष्ट्रीय एकता पर बल देना, आर्थिक दक्षता, समानता और वैश्विक शांति पर फोकस्ड रहना। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब घोषित किया गया था? अगर ऐसा पूछा जाए तो 16 दिसंबर 1992। लेकिन सहकारिता दिवस कब मनाया गया 2023 में? 1 जुलाई 2023 को। और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या था? कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए सहकारिता। बात समझ में आया? क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र में वर्तमान सहकारी मंत्री कौन है? केंद्र में वर्तमान सहकारी मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? अमित शाह जी। अमित शाह जी को केंद्र में वर्तमान सहकारी मंत्री बनाया गया है। तो केंद्र में वर्तमान सहकारी मंत्री कौन है? अमित शाह जी। देखो ये मंत्रालय पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इस प्रकार का सेपरेट मंत्रालय नहीं था, किसी के साथ इस मंत्रालय को जोड़ के रखा गया था, लेकिन अब सेपरेट मंत्रालय फाउंडेड हो चुका है। कब इसको फाउंड किया गया? सहकारिता मंत्रालय जो है कब फाउंड किया गया? तो 6 जुलाई 2021 को इस मंत्रालय को इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अभी ऑफिस होल्डर या अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? अमित शाह हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं भी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ और बातें इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि 6 जुलाई की बात हम लोगों ने कही कि 6 जुलाई 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत में पहली बार भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। क्लियर? चलिए छत्तीसगढ़ के संबंध में भी अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रश्न कि भाई छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो देखो छत्तीसगढ़ में सहकारिता मंत्रालय के लिए कोई सेपरेट मंत्रालय नहीं है, है ना। ये बहुत सारे मंत्रालयों को आपस में जोड़ करके या फिर किसी अन्य मंत्रालय के विभाग के साथ, है ना, विभाग के साथ इस मंत्रालय को हम जो है पढ़ते हैं।
जैसे कि उसमें स्पेशली सेपरेट कर दिया गया, वो भी पहले ऐसी था कि एक मंत्री को बहुत सारे विभाग दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर विभाग में हम लोग देख रहे हैं कि रविंद्र चौबे जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, रविंद्र चौबे जी। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, है ना, और स्कूल शिक्षा और सहकारिता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्कूल शिक्षा और सहकारिता। तो मूल रूप से रविंद्र चौबे जी अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मंत्री हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के प्रणेता कौन है? एक 2-3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक तो केंद्र आधुनिक सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है, और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है। तीनों बातों को ध्यान में रखना, एक प्रश्न तीनों से पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही उत्तर क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। बीएनसी मिल के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, 36 दिनों तक हड़ताल चला था, राजनांदगांव की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। शेखर दत्त, विष्णुभूषण सिंह, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा या बैजनाथ चंद्राकर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैजनाथ चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक के अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर अभी अब कहाँ ट्रांसफर हो गया या फिर कहाँ है हेडक्वार्टर? नया रायपुर में, न्यू रायपुर। नया अभी बिल्डिंग बन रहा है ना, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू रायपुर में। क्लियर। तो नवा रायपुर आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बैजनाथ चंद्राकर जी हैं। कौन है? बैजनाथ चंद्राकर जी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के विषय में हमने देखा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, लेकिन भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में बैकुंठ मेहता, रामनिवास मिर्धा, एफ निकोलसन और रॉबर्ट ओवेन। तो सही उत्तर क्या होगा? एफ निकोलसन। एफ निकोलसन को भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, तो एफ निकोलसन का नाम आपको ध्यान में रखना है भारत के संदर्भ में। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक सहकारी आंदोलन के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ओवेन का नाम ध्यान में रखना है। सहकारिता की उत्पत्ति जनरली कहाँ हो रही है? ब्रिटेन में। उसके बाद अगर हम पूरे यूरोप के बाद अगर हम देखें एशिया में, तो एशिया में भारत के कर्नाटका, प्रीवियस क्लास मेरा देखिएगा, पहला वाला क्लास देखिएगा, वहां पर मैंने बताया कि कर्नाटका के एक गांव से ही ये सहकारिता जो है सर्वप्रथम हमको स्पष्ट रूप से नजर आता है। और पूरे एशिया में ऑफिशियली दृष्टिकोण से हम देखें तो सहकारिता का जन्म कर्नाटका क्षेत्र में हुआ, लेकिन उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर पॉपुलर उदाहरण को देखें तो अमूल दुग्ध उत्पादन, गुजरात का अमूल दुग्ध उत्पादन जो पूरे देश को अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो है मिल्क सप्लाई में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? ब्रिटेन में। और भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो एफ निकोलसन को। और भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904-5 से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। पहले छत्तीसगढ़ के विषय में पढ़ा, फिर हमने भारत के विषय में पढ़ा, फिर हम आधुनिक सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में देखेंगे। तो आधुनिक सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को ही आधुनिक सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। आधुनिक सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम लोग और समझ लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसको पढ़ लीजिए पूरा ध्यान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 43 के तहत यह प्रावधान है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य को काम, जीवन यापन योग्य मजदूरी, काम की स्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिससे जीवन का एक साम्य, मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो सके। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना इसका प्रयास रहेगा। सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार और आर्टिकल 19 सब क्लोज 1C
को संघ या संघ बनाने के अधिकार के रूप में भी समझा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में इन आर्टिकल्स को डीपीएसपी में आप आर्टिकल 43 में देख सकते हैं। वहीं मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार के आधार पर आता है, और वहीं आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी में संघ या संघ बनाने के अधिकार के रूप में भी इसको जो है दिया गया है ना, मान्यता दिया गया है। भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित कुछ समितियां रही हैं। इन समितियों का नाम आप मोटे तौर पर याद रखना, जैसे अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट 1954, चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति जिसने एक मॉडल कानून प्रस्तावित किया था 1990 में, मिर्धा समिति 1996, वहीं जगदीश कपूर समिति 2000, बीखे पाटिल समिति 2001 और वी.एस. व्यास समिति 2001 और 2004। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी रही हैं, तो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट से लेकर के वी.एस. व्यास समिति। तो इनका नाम आपको एक ओवरव्यू ढंग से ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है सहकारिता के क्या क्या लाभ होते हैं। सहकारिता के कौन कौन से लाभ हैं। आवास की समस्या का समाधान करता है क्या? निश्चित रूप से आवास की समस्या का समाधान करता है, क्योंकि आवासीय समिति होता है। आर्थिक नियोजन की सफलता होती है इसमें, निश्चित रूप से आर्थिक नियोजन की सफलता तो देखने को मिलती है। अधिक धन अर्जित करने का माध्यम है, बिल्कुल नहीं, ये अधिक धन वाला जब भी बात आता है तो ये गलत हो जाएगा आंसर, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अधिक धन अर्जित करने का माध्यम नहीं है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है, निश्चित रूप से होता है। तो 1, 2 और 4 यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2 और 4 ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो केवल सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लाभ को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, लाभ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सहकारिता के क्या क्या लाभ। खुली सदस्यता है, कोई भी सदस्य बन सकता है। सस्ती दरों पर माल की आपूर्ति होती है, कच्चे मालों की आपूर्ति होती है, या फिर जो है पक्के माल की भी आपूर्ति हो सकती है। लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है इसमें, कम प्रबंधन लागत होता है, सदस्यों द्वारा साझा किया गया अधिशेष होता है। कोई भी जो सदस्य हैं वो अपना शेयर इसमें साझा करके इसको प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। देखिए एक प्रश्न प्रकार से संबंधित पूछा जा सकता है सहकारिता के प्रकार के विषय में। सहकारिता के प्रकार हैं, उत्पादक सहकारी समिति है, क्या है, सहकारी विपणन समिति ये भी है, उपभोक्ता सहकारी समिति ये भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होंगे। उत्पादक सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, तीनों ऑप्शन ही आपके सही हैं। जनरली 5 प्रकार के जो समितियां हैं, इसको अगर आप मोटे तौर पर याद रख लेते हैं तो आसानी से आप इसे डील कर पाएंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फिर सहकारी समितियों के प्रकार में पहला हम लोग देखते हैं उपभोक्ता सहकारी समितियां, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उत्पादक सहकारी समितियां यानी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी विपणन समितियां मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सहकारी वित्तीय समितियां कोऑपरेटिव फाइनेंशियल कमिटीज, और सहकारी सामूहिक आवास समितियां यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इन सोसाइटीज को आप लोग मोटे तौर पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। श्रृंखला अभी 15 क्लास तक चलती रहेगी, और आपको हम सारे सिलेबस को एक एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के आधार पर हम कवर कराएंगे, है ना। आपको ये IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, इसका PDF नोट्स चाहिए, अगर क्लासेस आपको कंप्लीट जो है थ्योरी क्लासेस भी चाहिए, और टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना। क्लासेस आपके लिए फ्री है, क्लासेस आपके लिए फ्री है, और PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, और इसका साथ में क्लासेस जो फ्री है इसको हम वहां पर भी मर्ज कर देंगे। तो एक सीरीज में आपको सब कुछ चाहिए तो आप यहाँ IAS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं एक और क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, और एक पोस्ट आप लोग जरूर प्राप्त करें। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।